फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि अब हमारा जो ये यूपीएपीओ में एक सब्जेक्ट आने वाला है, अधिकारियों की शक्तियां और उसके कर्तव्य। यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट, यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट हमारा ये आने वाला है, जो कि नियमावली क्या है। इसका एक्ट तो बहुत छोटे छोटे से हैं, मतलब 17, किसी में 18, किसी में 19 ऐसे सेक्शंस हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये जो हैं, एक पुलिस अधिकारी जब अपने पद पर रखा जाता है तो उसको ये बताया जाता है, या उसकी कुछ शक्तियाँ होती हैं, कुछ पावर्स होती हैं, और पावर्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कर्तव्य होते हैं। वो कैसे कैसे उनको करने होते हैं, किस तरह से थाने का प्राधिकारी थाने को संभालता है, सुपीरियर ऑफिसर्स का क्या काम होता है, इन्फीरियर ऑफिसर्स का क्या काम होता है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हम बात करेंगे। तो ये आपका यूपी पुलिस रेगुलेशन है, जो कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन के नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर अभी हम सबसे पहले इस एक्ट के अंदर क्या चीज़ है, या इस रेगुलेशन के अंदर क्या चीज़ है, तो इसको एक्ट नहीं बोल सकते, इसको यूपी पुलिस रेगुलेशन बोल सकते हैं कि कर्तव्य और शक्तियाँ क्या हैं। तो ये जो है ना, ये पार्ट में डिवाइडेड है। कैसी है ये? पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह से। और ये जो है ना, ये पैरा में बात करेगा आपसे कि पैरा 1 से लेकर, जैसे अभी यहाँ पर पैरा 1 से लेकर 17A तक की बात आज हम इसमें करेंगे, जो कि हमें किसके बारे में बताएगा, जो हमें बताएगा वरिष्ठ अधिकारी गण के बारे में, मतलब कि सुपीरियर ऑफिसर। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये पैरा 1 से लेकर पैरा नंबर 17A तक है। कहाँ तक है? 17A तक। इसमें क्या है, जैसे कि महानिदेशक की हम बात करें तो महानिदेशक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी है। पुलिस विभाग में सबसे ऊपर ये है प्रधान अधिकारी। पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर परिषद गवर्नर के सलाहकार हैं। अब अगर पुलिस प्रशासन से अगर गवर्नर को कोई सलाह लेनी है तो ये हमारे महानिदेशक साहब देंगे, जिनको बोलते हैं सुपीरियर ऑफिसर। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके बाद परिषद गवर्नर की ओर से जारी किए जाने वाले सभी आदेश पुलिस बल के सभी सदस्यों को उसके मार्फत जारी किए जाएंगे। मार्फत मतलब कॉपी। ठीक है, परिषद गवर्नर की ओर से, जो भी गवर्नर की ओर से इनसे सलाह लेकर जो भी उनके बीच में डिसाइड होगा, उन सब की कॉपी जो है आदेश के तौर पर पुलिस बल को दी जाएगी। अति आवश्यक दशाओं के सिवाय जिनमें अधीनस्थ अधिकारियों को सीधे जारी किए गए आदेशों की प्रतियां उसे भेज दी जाएगी, उसकी फिर कॉपी भी दे दी जाएगी। एक तो नोटिस बोर्ड पे लग गया, गवर्नर के द्वारा ये ऑर्डर पास हुआ है, अब ये आपको फॉलो करना है। उसके बाद सबके पास, सब अधिकारियों के पास उसकी कॉपी पहुंच जाएगी। कोई पुलिस अधिकारी परिषद गवर्नर से उसके मार्फत के सिवाय पत्र व्यवहार नहीं करेगा। जो भी उनका मार्फत, गवर्नर के द्वारा जो भी ऑर्डर है, जो भी मार्फत है, उसके सिवाय कोई व्यवहार नहीं कर सकेगा। इम्पॉर्टेंट है ये, मार्फत के अलावा कोई और बात नहीं कर सकेगा तब तक नियम के द्वारा विशेषताएं प्राधिकृत ना कर दिया गया हो। मतलब जब तक नियम के द्वारा उसे प्रोविज़न में ना लाया गया। प्रशासनिक चर्चा संबंधी मामले के रूप में इसका संबंध राजपत्रित पद अधिकारियों, कर्मचारियों और मंडल के सामान्य आवंटन और निधियों के सामान्य वितरण में रहता है। इसके बाद क्या चीज़ आएगी यहाँ पर, कुछ नगरों और थानों में निरीक्षकों के पदस्थ करने। अब देखो, महानिदेशक का पहला काम तो ये हो गया कि वो गवर्नर के साथ क्या कर रहा है, सलाह करके सारी कॉपियाँ जो हैं वो नीचे जितने भी अधीनस्थ आदेश पुलिस बल हैं उनके पास उनकी कॉपियाँ पहुँच गई। दूसरा काम क्या है इनका, तो दूसरा काम ये है कि जितने भी चर्चा करेगा राजपत्रित अधिकारी, कर्मचारी, मंडल के सामान्य आवंटन, निधियाँ। अब क्या चीज़ है, यहाँ से आ जाओ। नगरों और थानों में निरीक्षकों को पदस्थ करने, कहाँ पर किसको रखना है, ट्रांसफ़र से रिलेटेड किसको छुट्टी की मंजूरी देनी है, ये सारे काम भी कौन करेंगे, इनकी जिम्मेदारी है महानिरीक्षक की। अराजपत्रित कर्मचारी मंडल के मामले में पूर्ण उत्तरदायित्व जिम्मेदारी उप महानिरीक्षक के प्रत्यायोजित कर सौंप दिया गया है। अभी क्या है, जो भी कर्मचारी मंडल है, जो भी काम कर रहे हैं, उसकी उत्तरदायित्व उनको कौन देखेगा, उनको देखेंगे इनके असिस्टेंट, उप महानिरीक्षक।
ठीक है जी। अब क्या, ये हो गया पैरा नंबर 1। उसके बाद आगे भी चर्चाएं हैं जो कि टिप्पणी में कही गई हैं, हमें ये नहीं पढ़ना है कुछ भी। अब हम सीधा आ जाते हैं किस पर, पैरा नंबर 2 पे। एक मिनट, इसके बाद हम आ जाते हैं पैरा नंबर 1A पे। ये क्या है, अतिरिक्त महानिरीक्षक। देखो, भले ही हम उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हैं, लेकिन हर किसी भी व्यक्ति को हमारे आसपास कौन सा थाना लगता है इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे एरिया का SHO कौन है इसके बारे में पता होना चाहिए। ड्यूटी ऑफिसर कौन है, IO का क्या काम होता है, SI का क्या काम होता है, जिसके यहाँ पर कितने सितारे लगे हैं तो वो क्या हैं। ये एक लॉ स्टूडेंट को या एक पर्सन को या एक नॉर्मल पर्सन को भी पता होना चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पैरा नंबर आता है 1A जो कहता है अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक। क्या हिंदी में ही पढ़ाओगे, इंग्लिश में नहीं पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक क्या कहता है, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के प्रभारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे। जो भी उनके अंडर में क्षेत्र आते होंगे उसका वो काम देखेंगे। अपने क्षेत्रों के उप महानिरीक्षकों को यथोचित मार्गदर्शन करेंगे। जो उनके मतलब जो उनके अंडर में आते हैं उनको बताएंगे कि आपको कैसे काम करना है, कहाँ पे आपकी ड्यूटी है, आपका आज का रोस्टर क्या है, ये सब चीज़ें बताते हैं। अपने क्षेत्र अंतर्गत कर्मचारियों अधिकारियों के संबंध में उनके कर्तव्य अधिकार को निम्नलिखित करते हैं। तो देखो पहला क्या है यहाँ पे, ये सारा बताते चलते हैं आपको, ठीक है। तो ये पैराग्राफ में चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर, कितने चीज़ें बताई गई हैं, तो 1 2 3 4 5 क्या है, अपने अधीनस्थ परिक्षेत्रों के अराजपत्रित अधिकारियों को सबसे पहले स्थानांतरण करना कि कहाँ कहाँ अपने जाना है। अतः परिक्षेत्रीय स्थानांतरण पुलिस मुख्यालय के स्तर से ही पूर्वता किए जाते रहेंगे, परंतु उनके संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि यह आदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक की स्तुतियों के अनुसार किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप उठे और आपने किसी का भी ट्रांसफ़र कर दिया। पहले वो चीज़ हेड ऑफिस जाएगी, फिर वहाँ से उसके ऊपर आपको क्या कहते हैं अप्रूवल मिलेगा, देन उसके बाद उस व्यक्ति का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अपने अधीनस्थ परिक्षेत्रों में नियुक्त कर्मचारियों के जो भी प्रतिवेदन है कि वो आपसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी अपील, उनकी रिवीजन याचिकाएं आदि का निस्तारण करना कि उन्होंने किया क्या क्या है। उनके पास कोई कंप्लेन आई तो उस पर उन्होंने क्या काम किया, बेसिकली उनका वर्क देखना। नंबर 3 बोलता है अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के राजपत्रित अधिकारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना। मान लो अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसको छुट्टी दे सकते हैं, ये चीज़ आ गई। और तब तक अपने क्षेत्र के राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि हेतु उनके कार्य के संबंध में अपने मतव्य पुलिस महानिरीक्षक को उपलब्ध कराना। जैसे कि अधिकारी है, वार्षिक प्रविष्टि हेतु पूरे साल का क्या है, उसके कार्य क्या रहे, उसके लिए भी चीज़ें उपलब्ध कराना उनका काम है। दूसरा है ऐसे कार्य जो शासन या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा समय समय पर उन्हें सौंपे जाने चाहिए। जैसे कि अभी मान लो कि आज ये काम है तो 1 हफ्ते तक ये चीज़ रहेगी, अगले हफ्ते फिर चेंज होगा मामला, फिर उसके अगले हफ्ते और चेंज होगा। वैसे तो 3-3 महीने का इनका रहता है हिसाब किताब, 3 महीने से पहले कुछ भी चेंज नहीं करते ये लोग, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं हम पैरा नंबर 2 की तरफ। देखो चीज़ अच्छे से समझ आए तो ज़्यादा बढ़िया है, धीरे धीरे समझ आए, क्योंकि देखो नियमावली पढ़ने में ना समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है। इसे याद कैसे करेंगे इसका भी चीज़ देखेंगे, बट ये जो चीज़ें हैं बहुत इजीली याद हो जाएंगी। एक स्टोरी के फॉर्म में जब हम इसको पढ़ेंगे ना कि सुपीरियर ऑफिसर क्या करता है तो हो जाएगा। अभी पहले हम एक बार डिटेल में तो पढ़ लें। उसके बाद क्या है, पैरा 2 क्या कहता है, कुछ उप महानिरीक्षक जिले के रेंज के प्रभाव के चार्ज होते हैं। जैसे कोई जिला है, उस जिले के प्रभारी हैं वो, उनमें से प्रत्येक अपने रेंज की पुलिस की दक्षता के लिए उत्तरदायी होगा। जो भी उस रेंज के अंडर में पुलिस थाना लगेगा वो उस रेंज के आसपास जो भी कोई काम होता है, मान लो चोरी हो गई, लूट हो गई, या किसी व्यक्ति के साथ कोई छेड़छाड़ कर दी, कोई झगड़ा हो गया। अब जैसे आप सबको पता है कि नॉर्मल कोई आपस में मोहल्ले में रह रहे लोगों की लड़ाई झगड़ा हो गया। अब जैसे मेरे आसपास का थाना लक्ष्मी नगर, अब लक्ष्मी नगर में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई होने के बाद क्या मामला कहाँ जाएगा, मामला जाएगा 751 में, पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं और अगले दिन जाके उसको एग्जीक्यूटिव कोर्ट में पेश कर देते हैं, अगर बात नहीं बनती तो। देखना चाहिए कि प्रशासन का उचित स्तर बनाए रखा जाता है,
उसे अपने अधीक्षकों से सदैव निकट संपर्क में रहना चाहिए। जो भी उसके आसपास जो उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं उनके संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी होता है महानिरीक्षक को। उन्हें सहायता पहुंचाना, परामर्श देना, नियंत्रण बनाए रखने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। उसे वर्ष में कम से कम एक बार हर एक जिले के अधीक्षक के कार्यों का परीक्षण करना चाहिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में इसमें से एमसीक्यू बन सकता है कि उसे वर्ष में कम से कम एक बार हर एक जिले के अधीक्षक का निरीक्षण करना चाहिए। कौन करेगा निरीक्षण? महानिदेशक साहब, सुपीरियर ऑफिसर। और विहित प्रारूप फॉर्म में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। उसके बाद रिपोर्ट भी बनेगी। प्रारूप में छपे हुए शीर्षों में संप्रेषण अभिलिखित आवश्यकता नहीं है। 8वें अपराध के कार्यकरण और 9वें सामान्य सेवाएं। अब देखो 8वां अपराध का कार्यकरण क्या है और 9वां सामान्य, ये हमें एंड में मिलेंगी चीज़ें। वाद व्यवस्थित हो, किसी कार्यवाही के लिए किए जाने की अपेक्षा ना हो तो उसे चाहिए कि वह अपनी रिपोर्ट में ऐसे विषयों को वर्णित करे जो कि यथोचित रूप से एक जिले के जो भी कर्मचारी हैं उनको मार्गदर्शन दे सके, उत्तराधिकारी को सूचना दे सके, जो भी उसमें कमियां हैं उन कमियों को दूर कर सके। ये सब काम उनका महानिरीक्षक का निर्देश करेगा। उसके अंदर गंभीर दोष या उन सिद्धांतों की प्रश्न व्यवहार करने की शक्ति नहीं है। कोई गंभीर चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कुछ ऐसा काम है जो इनके बस में नहीं है या ये लोग की शक्तियों में नहीं आता, वो इनकी ड्यूटीज़ में नहीं आता, वो उसको ये कर रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता। तीसरे की बात कर लेते हैं तो क्या है? उप महानिरीक्षक अपनी रेंज में अपराध पर सामान्य पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। मतलब अगर मान लो उसकी रेंज के अंदर अंदर कोई अपराध हुआ तो वो उस चीज़ के लिए उत्तरदायी होगा। उसको जवाब देना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर इतना गंभीर अपराध घटते चले जा रहे हैं और आप इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर पा रहे। ये चीज़ गंभीर प्रारंभ से निपटने के लिए उचित उपाय देने होंगे। जिलों के बीच सहयोग प्रभावी रहता है। प्रयोजन के लिए डकैती, वध, लूट, विष देने प्रकीर्ण मामलों के रजिस्टर महानिरीक्षक के रूप में 138 में रखे जाएंगे। 138 इनका एक प्रकीर्ण मामलों का एक रजिस्टर बनता है जिसका नंबर 138 है। ये यूपीएपीओ का पेपर जो है ये पुलिस नियमावली के क्वेश्चन कितने दे दें कुछ डिसाइडेड नहीं होता। कहते हैं कि 10% हर एक बैरक से देते हैं, ये ऐसा सुनने में आता है कई बार कि 10% देते हैं या 15% देते हैं, वो इनके मन के ऊपर। तो यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि जो भी मामले होते हैं उस रजिस्टर का प्रारूप क्रम क्या होता है। बड़ा मिनिमम सा छोटा सा क्वेश्चन होता है, लेकिन जिसने बहुत डीपली इस चीज़ को पढ़ा हो वो आंसर कर देता है और बच्चे आंसर्स दे के आते हैं। महानिरीक्षक को एक पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उसको रेंज से संबंधित ऐसे मामलों को अंतर्विष्ट करेगी जिसके बारे में उसका ये विचार हो कि महानिरीक्षक को सूचित होना चाहिए। अब इस रजिस्टर के अंदर होता क्या क्या है ये चीज़ देखो क्या क्या होती है। डकैतियों का एक विवरण होता है। प्रत्येक मामले की सूक्ष्म विशिष्टताएं होती हैं। असाधारण मामले में अपराध की रिपोर्ट होती है जो महानिरीक्षक को भेजी जाती है। क्या क्या चीज़ें हैं, विषय क्या क्या हो सकते हैं, जैसे तत्काल सूचना आई सरकार की कोई, वो प्रशांति गंभीर भंग, जैसे मान लो बहुत शांति से लोग बैठे हैं आपस में, एक बंदा आया उसने सबको गाली गलौज देना शुरू कर दिया, लड़ाई वड़ाई करनी शुरू कर दी, मार पिटाई शुरू कर दी। ये चीज़ें यूरोपीय और भारतीयों के बीच में जो भी भिड़ंत हो रही है वो महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक को सीधे रिपोर्ट करना चाहिए। उप महानिरीक्षक वह प्रणाली होगा जिसमें मार्फत सूचना प्राप्त होगी। जिला प्रशासन रिपोर्ट की प्राप्ति होगी। उप महानिरीक्षक अपनी पूरी रेंज के लिए मामलों की टिप्पणी करेगा और उसे दोबारा से रिव्यू के लिए भेज देगा, पूर्वावलोकन की तैयारी के लिए भेज देगा। देखो कि हमारी रेंज में क्या हाल है क्राइम का, ये चीज़ें। उसके बाद पुलिस शिक्षा प्रशिक्षण के उप महाद्वीप रेंज के प्रशिक्षण केंद्रों पर पर्यवेक्षण सामंजस्य उत्तरदायी होंगे। समय समय पर प्रशिक्षण करेंगे। प्रारंभ की गई प्रशिक्षण की नवीनतम रीतियों के संपर्क में रहेंगे। उन्हें पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उपयोग करने के लिए अपनाएंगे। वह पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद, सीतापुर स्थित आबर्ड पुलिस सेंटर, पुलिस मोटर वर्कशॉप लखनऊ, जहाँ जहाँ स्थित है वहाँ जाएंगे। अब पैरा नंबर 4 आपसे क्या बात करता है, ये बात करता है महानिरीक्षक के सहायक सहकारी रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस सुनी होगी ना आपने, जैसे हम रेल में ट्रैवल करते हैं, कोई व्यक्ति टिकट के बिना चढ़ जाता है, कोई व्यक्ति बदतमीज़ी करता है, प्रशासन की बात नहीं सुनता, तो वहाँ पर रेलवे पुलिस अवेलेबल होती है। क्या ये कुछ कर सकती है? क्या हमें सज़ा दे सकती है? ये कस्टडी में डाल सकती है? ऐसे कई सारे सवाल होते हैं दिमाग में।
तो सरकारी रेलवे पुलिस के प्रभार में रहने वाला महानिरीक्षक का सहायक अपने प्रभार में रहने वाले रेलवे पुलिस थानों के संबंध में रेंज के उप महानिरीक्षक की भांति शक्तियां और कर्तव्य दायित्व धारण करता है। मान लो इनके द्वारा कोई रेलवे पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा कोई कंप्लेन गई तो ये लोग संभालेंगे उसको। और निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को पदोच्च शक्ति के सिवाय जो पुलिस मुख्यालय और रेल के उप महानिरीक्षक में निहित रहती है, ये दोनों मिलकर संभालेंगे। मतलब महानिरीक्षक के अंडर में जो डिपार्टमेंट है और रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट के थ्रू क्या उस बंदे को अरेस्ट तो कर लिया जाएगा, लेकिन उस पर कार्रवाई कौन करेंगे? ये लोग। जो रेंज उस रेलवे स्टेशन के आसपास जो थाने की रेंज लगती होगी वो लोग काम करेंगे। उसके बाद आयुक्त कमिश्नर। आयुक्त शब्द में जहाँ कहीं भी वह पुलिस विनिमय में आए, कलेक्टर या किसी संभाग के बाहर साधक सब सम्मिलित होते हैं। संभागों के आयुक्त अपने अपने संभागों के जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन की अन्य शाखाएं पुलिस से संबंधित सामान्य पर्यवेक्षण करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये इसकी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के बारे में और कर्तव्य के बारे में पैरा नंबर 62 के साथ चलते हैं साथ के साथ पढ़ लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि पैरा नंबर 62 क्या कहता है। हमसे ज़्यादा नीचे तो होगा नहीं, क्योंकि ना साथ के साथ हमें याद रहेगा। अभी पैरा नंबर 62 की जहाँ पर हमसे बात हुई है उस पैरा को हम उसके साथ में भी लिखेंगे। यहाँ कोई सिर्फ एक पढ़ने के पर्पज़ से, ऐसा नहीं जब वो पैरा नंबर 62 आएगा तो हम पढ़ाएंगे नहीं दोबारा, पढ़ेंगे दोबारा, सब पढ़ेंगे साथ में। आप मेरे साथ पढ़िए, मैं आपके साथ पढ़ूंगी। देखो पैरा नंबर 62 क्या कहता है। कांस्टेबल की बात करता है सबसे पहले तो ये। तो कांस्टेबल का क्या काम है? रात्रि में थाने में होना। सबसे पहले देखो हर थाने में रात और दिन में खड़ा रहता है। उसका कर्तव्य हवालात में जो भी बंदी हैं, तिजोरी है, मालखाने हैं, संपत्तियों की रक्षा करना। और क्या काम है? कर्तव्य पर लगाए गए कांस्टेबल को पीतल के चिन्ह, टोकन वितरण भार साधक अधिकारी बारी बारी कर्तव्य आवंटित करते हैं। ड्यूटी के दिन 2 बार प्रातः और संध्या को विवरण की जाएगी। मतलब कितनी माल खाने में बाइक आई, कितनी माल खाने में चोरे का सामान आया, क्या चीज़ें सारी माल खाने में जमा हो जाती, जिसको हम आम भाषा में सुपरदारी से छुड़वाते हैं, जो आप एप्लीकेशन बोलते हो, वो चीज़ें हैं। वितरण भार साधक अधिकारी बारी बारी संतरे का कर्तव्य लेते हैं। कांस्टेबल पद पर लगना मुक्त करना चाहिए। हवालात में कोई बंदी किस मामले में महत्वपूर्ण संपत्ति लेकर आया है, माल खाने में 500 से कम का धन हो, ये भी याद रखना होता है। टोकन दीने चीज़ देते हैं। मुक्ति पर संतरी से दूसरे संतरी के पास जाता रहता है, सारी चीज़ें समझ आ गया। कांस्टेबल के ऊपर बात कर रहे हैं। समयकालीन रिपोर्ट भी इसको देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? समयकालीन इस व्यक्ति को रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। किसको? कांस्टेबल साहब को। तो पैरा नंबर 62 आपसे ये बोलता है। मेरा मानना ये है कि जब तक किसी चीज़ को पढ़ा ना जाए ना, वो तभी तक टफ लगती है। जिस दिन उसको बैठ के खुद से सेल्फ स्टडी कर ली जाए वो ईजी हो जाती है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं हो पाता, ऐसा कुछ नहीं है। अब जिला मजिस्ट्रेट की बात कर लेते हैं। हमारे जो जिला मजिस्ट्रेट साहब हैं, अब इनका क्या काम है ना? ये भी तो कुछ ना कुछ करते होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। अब एक बात बताओ, डीजे और डीएम सेम होता है? नहीं, याद रखना, सेम नहीं होता ये। जिला मजिस्ट्रेट जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है। मतलब जिले में जो भी प्रशासन में जो भी हो रहा है उनका क्या होता है? ये प्रधान होता है। और सामर्थ्य में पुलिस के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। ग्राम चौकीदार को दंडित करने के संबंध में विभागीय शक्तियां रखता है। कोई ग्राम चौकीदार है, मान लो विलेज का चौकीदार बना दिया, तुम इस चीज़ का ध्यान रखोगे, ये उसको भी दंडित करने की शक्ति रखता है। निरीक्षक और थाने के भार साधक अधिकारियों को स्थानांतरण के लिए अनुमोदन की आवश्यकता है। इसकी बात करते हैं पैरा नंबर 524। इनाम देना या सेवा चित्रित तालिका प्रविष्टियां सिफारिश कर सकता है। ऑफिस मैनुअल का पैरा नंबर 296। ये क्या अभी साथ साथ पढ़ने? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अधीक्षक संबंधी ऐसे भाग को जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट से संबंध रखता है, जिले के प्रशासन सामान्य को प्रभावित करे, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालयों से होकर निकलना चाहिए। ये सारे के सारे काम इनके होते हैं। यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट जो सबसे स्टार्टिंग में एक छोटा सा एक ग्राफ बना के दूंगी कि सबसे टॉप पर कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है। एक हायरार्किकल चार्ट जो एक पुलिस डिपार्टमेंट का होता है वो हर किसी को पता होना चाहिए। क्या पेपर में आता है? आए या ना आए, हमें पता होना चाहिए। पैरा नंबर 7 क्या कहता है? जिला मजिस्ट्रेट द्वारा घटित होने वाली गंभीर अपराधों और सामान्य रूप से अपराधों के परिणाम वृद्धि की तत्परता सूचना दी जानी चाहिए। उसे जिले के भीतर जो भी अपराध हो रहे हैं जो उनका पूर्वावलोकन प्राप्त करना चाहिए।
उसके क्रमानुसार उसे भेजना चाहिए। पुलिस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है स्वयं विचार विमर्श करने के अवसर तलाश करने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद पुलिस अधिकारी को चाहिए कि वह जिला मजिस्ट्रेट को हर एक महत्वपूर्ण सूचना पर्याप्त कराए शीघ्रता से, अन्यथा ना पहुंच सकती हो तो पर्याप्त समय तक दे। उस जिले में कलेक्टर, संभाग का भार साधक कलेक्टर उपयुक्त पैरा के अधीन कर्तव्यों का उपरोक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यपालन द्वारा दिया जाएगा। बात करते हैं 7A की। जब कभी पुलिस द्वारा किसी आक्रमणता, भ्रष्टाचार, संपाद देने, अधिकार का दुरुपयोग करने, अवैध हिरासत में रखने, ये सब चीज़ें भी जिला मजिस्ट्रेट के पास जानकारी में होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक से तत्काल जांच कराने और आवश्यक अभिलेखों के साथ उनका परिणाम बताने को कह सकते हैं वो। परामर्श अन्यथा देना भी ज़रूरी है। और जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक हर माह, ये इम्पॉर्टेंट है, हर माह ऐसे शिकायतों व उन पर किए गए कार्यवाहियों पर सम्मिलित रूप से समीक्षा भी करें, उसको देखें, उसकी जांच करें कि कैसे ये काम हुआ, इसमें क्या कमियां रह गई, आगे से नहीं रहनी चाहिए, या कैसे जल्दी इनका निपटारा किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 7B पैरा क्या बोलता है, जब जिले में विधि एवं व्यवस्था को प्रभावित करने की अवस्थिति उत्पन्न होने को पुलिस अधीक्षक तत्काल जिला मजिस्ट्रेट को शीघ्र माध्यम से सूचित करें, अवस्थिति से निपटने में अनुदेश लेंगे। जिला मजिस्ट्रेट के लगातार निकट परामर्श, मार्गदर्शन व अनुदेशों के अनुसार जो कार्यवाही की जाएगी वो चीज़ आती है। पैरा नंबर 8, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ऐसे काम करने से बचना चाहिए जो अधीक्षण के प्राधिकार को निर्बल कर दे। जिला मजिस्ट्रेट का ये काम नहीं है कि मान लो थाने का कोई प्रभारी अधिकारी है, उसको ही कमज़ोर कर दे, वो उसकी पावर को वो कम नहीं कर सकता या उसको मना नहीं कर सकता, सिर्फ उसको ये कह सकता है कि अगर आप अपने पावर के अंडर रह के काम करो, आउट ऑफ द पावर जाके काम नहीं करना है आपने। निजी रूप से समायोजन कर लेना चाहिए, अधिकारियों के बीच कोई संघर्ष प्रकट नहीं होना चाहिए। पैरा नंबर 9, जिला मजिस्ट्रेट को साधारण तौर पर प्रत्येक थाने में 6 माह के भीतर निरीक्षण करना ही चाहिए। 6 मंथ के अंदर जितने भी उसके अंडर में थाने आते हैं वहाँ उन्हें जाना ही चाहिए। तथापि उन जिलों में जहां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पदस्थ हो, मजिस्ट्रेट थानों का परीक्षण उसे सौंपा जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट को देखना चाहिए कि प्रत्येक अर्धवर्ष के भीतर डिवीज़न मजिस्ट्रेट हर थाने का कम से कम एक बार सविस्तार, एक बार आकस्मिक रूप से निरीक्षण करता है कि कर्तव्य दौरे हैं, पुलिस को विधि व्यवस्था में सहायता पहुँचाना, प्रतिदेश करना। साधारणतः तृतीय वर्ग के मजिस्ट्रेट को उन्हें निरीक्षण करने के लिए निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ निरीक्षण पुस्तक आवरण के भीतरी प्रारूप क्रम संख्या 390 अपराध के संक्षेप भी चिपकाने चाहिए कि अपराध क्यों हुआ, क्या कारण थे, क्या पर्पस था अपराध होने का, आसपास का सिनेरियो क्या बना था, ये पूरी डिटेल लिखती है पुलिस। कभी किसी ने 173 की रिपोर्ट देखी हो, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसके अंदर हर एक घटना समय के अनुसार पुलिस लिखती है। अगर इन्वेस्टिगेशन जब वो करती है, अंकित की जाएगी पुस्तक को अधीक्षण को भेजी जानी चाहिए, उसके द्वारा वह जिला मजिस्ट्रेट को सूचना के लिए भेज दी जाएगी। अब पैरा नंबर 10 क्या बोलता है आपसे, अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यक है। मान लो अपराध का एक रजिस्टर बना हुआ है, कौन सी चीज़ क्राइम है, कौन सी चीज़ क्राइम नहीं है, कौन सी चीज़ बेलेबल ऑफेंस है, कौन सी चीज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये पुलिस वालों के पास भी एक रजिस्टर होता है। किस चीज़ को अपराध लिस्ट में रखना है, किस चीज़ को अपराध लिस्ट में नहीं रखना, ये भी इनको बताया जाता है ना। अब ये आम जनता को तो नहीं पता होता है ना, उनको लगता है लड़ाई झगड़ा हुआ, तुमने बड़ा गंभीर अपराध कर दिया, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम, ऐसा नहीं होता। सिवाय पुलिस के मामलों के जिनके निकाल देने के लिए रेलवे पुलिस के प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। अब इसके लिए आपको देखो रेलवे पुलिस का भी काम है इसके अंदर, रेलवे पुलिस से ही पूछा जाएगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति टिकट लेके चढ़ा ही नहीं और जाके उसने टीटी को चाड़ा मार दिया, ख़त्म हो गई बात। अब बताओ क्या ये अपराध है? ऑब्वियस है, उसने एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे हाथ उठाया है, ठीक है। तो क्या हीनियस है ये, क्या हीनियस है? ये डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में हीनियस बनेगा, तो वो इनकी लिस्ट होती है इनके पास।
जिस मामले में कलेक्टर आयुक्त प्रभारी कलेक्टर हो, संभाग का प्रभारी हो, पैरा नंबर अधीन के कृत्यों का जिला मजिस्ट्रेट कार्यपालन करेगा। उसके बाद ये आज 10 पैरा यूपी एपीओ के स्टार्टिंग में पढ़ा दिए, यूपी रेगुलेशन एक्ट का बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे पढ़ाए और बहुत जल्दी पढ़ा दिए। मात्र 25 मिनट की रेगुलर हमारी क्लास होगी। क्या हम रिवीजन भी करेंगे? हाँ, रिवीजन भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखो अब एक चीज़ देखो, जैसे कि जोन का नाम मेरठ जोन आ रहा है, अब जोन भी पता होना चाहिए, और इसका मुख्यालय कहाँ होगा? मेरठ होगा। बरेली जोन का मुख्यालय बरेली, लखनऊ जोन का मुख्यालय लखनऊ, ये चीज़ें भी हैं। तो ऐसे ही ये इनके क्या हैं, ये इनके पुलिस सेवाएं अनुभाग होते हैं, जिसमें ये इनके संयुक्त सचिव को, उत्तर प्रदेश शासन को लेटर वगैरह लिखते हैं। ये इनके परिक्षेत्र हैं। मुख्यालय क्या होंगे? जो उसका मेन जगह होगी वो मुख्यालय होगी। तो ये था आपका अध्याय 1, जिसके अंदर सुपीरियर ऑफिसर की आपसे बात की गई है। अगर आपको लगता है कि रेलिवेंट टॉपिक पर, या आपको लग रहा है कि थोड़ा भी आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।